हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी इस तरह की पोस्ट है जिसमें हर बच्चा अपने सपने संजो के रखता है कि इन दो वैकेंसीज को मुझे जरूर जरूर देखना है। ये दो वैकेंसीज मेरे लिए बनी है। रेलवे का बहुत ज्यादा क्रेज पूर्वी यूपी और बिहार में देखने को मिलता है। अगर ये बच्चे वास्तव में बहुत ज्यादा सजग हैं, हालांकि ये ऐसा नहीं है कि रेलवे की नौकरी सिर्फ इन दो स्टेट्स के बच्चों के लिए होती है। बाकी स्टेट्स भी इसमें पूरी तरह से भागीदारी कर सकते हैं और सबको एक बराबर का मौका मिलता है। सबको एक अलग अलग जोन की अलग अलग हिसाब से अपनी कट ऑफ जाती है। तो बच्चों, आज हम एनटीपीसी ग्रुप डी के बारे में भी बातें करेंगे, थोड़ा सा मैं इनकी डिटेल बता करके, और अब हम इसकी रणनीति पे चर्चा कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब ये एग्जाम आज यानी कल मंत्री जी का एक बयान था जो मैंने आज व्हाट्सएप ग्रुप भी है एक हमारा रोजगार विद अंकित करके, जैसे व्हाट्सएप चैनल है एक्चुअली, इसको सर्च करिएगा तो आप उससे जुड़ जाइए। और उसमें मैंने वो वीडियो भी शेयर किया और रेलवे से जुड़ी कोई भी बात मैं उसमें शेयर करता रहता हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, तो वहां से जुड़ सकते हो, और मैंने कमेंट में भी पिन करा दिया है, यहाँ से भी जुड़ सकते हो। तो इससे क्या है बच्चों, क्योंकि हर एक छोटी बात पर वीडियो नहीं बनाई जा सकती, तो कुछ भी इंफॉर्मेशन आती है तो मैं इस चैनल के थ्रू आपको देने की कोशिश करता हूँ। इसमें मैं डायरेक्टली मैं ही खुद आपसे जुड़ा हुआ हूँ, मेरे ही पर्सनल मैसेज होते हैं इसमें भर्ती संबंधित। बच्चों, दूसरा ये बात है कि भाई अगर एनटीपीसी और ग्रुप डी को आप वास्तव में ही टारगेट करना चाहते हो, तो उस वीडियो में ये था कि एनटीपीसी हम जून में शुरू करने वाले हैं और ग्रुप डी को हम अक्टूबर में इस भर्ती को शुरू करने वाले हैं, और ये हर साल आएगी, एनुअल बेस पे आएगी। ये बात पहले भी कह चुका है रेलवे भर्ती बोर्ड, आरआरबी। पर इसमें कितनी सच्चाई थी, इस बात को और पुष्टि की है कल रेल मंत्री के बयान ने। और उसमें साफ साफ कहा है कि हर साल जितने लोग रिटायरमेंट होंगे उतने ही भर्तियां हम हर साल देते रहेंगे, और इसको एक रनिंग प्रोसेस बनाएंगे जैसे एसएससी ने बना रखा है। आप उससे एक अंदाजा लगा सकते हो, तो जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये कितना इंप्लीमेंट होगा ये अब आगे की बात है, ये आप भविष्य के गर्भ में छोड़ते हैं। लेकिन फिलहाल हमारा ये काम है कि अगर ये भर्तियां आ रही हैं तो इसके लिए हम कितने तैयार हैं, या हम हर साल इसके एग्जाम को देते रहेंगे, तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे ही ऊपर डिपेंड करेगा कि हम चाहते क्या हैं आखिर। तो इन्होंने बच्चों, ये कैलेंडर तो शायद सभी के पास है, मैं जस्ट एक बार रिमाइंड करा देता हूं कि जनवरी से मार्च एएलपी की भर्ती आएंगी, यही रेल मंत्री जी ने कल इस बयान में बोला है। अप्रैल से जून टेक्नीशियन की भर्ती आया करेंगी, तो उन्होंने तो बोला कि अप्रैल ही आएंगी, ये जनवरी ही आएंगी। और इसके लिए जो एनटीपीसी नॉन टेक्निकल उन्होंने इसका नाम लिया, तो ये जुलाई टू सितंबर नहीं, ये जून में आएंगी। वो 3 मिनट का वीडियो मैंने शेयर कर रखा है उनका, वो इसी व्हाट्सएप चैनल में। तो भाई इसमें बोला है कि ये जून में आने वाली है, इसमें लिखा हुआ है कैलेंडर में जुलाई से सितंबर, लेकिन उन्होंने कल बयान में बोला है कि भाई ये जून में आपकी ये वैकेंसी आने वाली है। अब इस भर्ती के लिए ये अक्टूबर से दिसंबर, ग्रुप डी लेवल 1 को ग्रुप डी बोलते हैं। भाई ये जो उन्होंने अक्टूबर नाम लिया है कि अक्टूबर में ये भर्तियां आ रही हैं, बच्चे अपनी तैयारी करते रहें। और ये उतनी भर्तियां हम लोग दे रहे हैं, ये बयान में है कि जितने रिटायरमेंट भी नहीं हो रहे हम उससे ज्यादा भर्ती दे रहे हैं, और ये हर साल हम करते रहेंगे। ये उनका बयान है कल का। अब बहुत सारे सवाल आपके होंगे कि एनटीपीसी के जून में पक्का आएंगी या ग्रुप डी अक्टूबर में आनी तय है, और यहाँ एनटीपीसी और ग्रुप डी में कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं, इस बात को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। कई सारे बच्चों ने पूछा मुझसे कि सर ग्रुप डी में क्या केवल 10th चलेगी या आईटीआई भी कर दी है इस बार। ऐसे बहुत सारे बच्चों के मन में इस बातें आ रही हैं। क्या एनटीपीसी में टाइपिंग जरूरी होती है हर पोस्ट के लिए, ये बहुत सारे बच्चों का सवाल है। क्या ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों की एक साथ तैयारी की जा सकती है क्या, ये भी मैं इस बात पर चर्चा करूंगा। और अभी से हम तैयारी शुरू करें तो क्या कर सकते हैं, इसको मैं लास्ट में लूंगा सारे क्वेश्चंस। पहले मैं थोड़ी सी बातें बता देता हूं कि एनटीपीसी का जो प्रोसेस है वो बच्चों 3 स्टेप्स में आप मान सकते हो। चौथा स्टेप मेडिकल तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो सभी जगह होता है। यहां पर 2 पेपर होते हैं, एक पेपर 1, एक पेपर 2। अब ये जो पेपर होते हैं बच्चों, इसके बाद जो होता है वो आपका स्किल टेस्ट होता है।
स्किल टेस्ट, स्किल टेस्ट में ही आप टाइपिंग टेस्ट, किसी में सीबीएटी होता है, जैसे स्टेशन मास्टर बनते हो तो वहां टाइपिंग की जरूरत नहीं है, वहां पर एक आपका साइकोलॉजी टेस्ट कराया जाएगा जिसको सीबीएटी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही किसी और पोस्ट के लिए कुछ और है, किसी और पोस्ट के लिए कुछ और है। तो ये एक आप इसको प्री कह सकते हो। चीजें वही आएंगी कि भैया मैथ रीजनिंग जीएस आना है तो तीनों में मैथ रीजनिंग जीएस ही आना है, इसके अलावा कुछ नहीं आना। और जब देखिए बच्चों, इन इन एग्जाम्स की तैयारी करने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि भाई जो रेलवे के एग्जाम्स है ना, ना तो यहाँ हिंदी है ना यहाँ इंग्लिश है, यहाँ वो तीन सब्जेक्ट हैं, या किसी में साइंस ऐड हो जाएगा, तो यहाँ वो तीन सब्जेक्ट हैं स्पेशली कि मैथ रीजनिंग जीएस, जिसको हम हर एग्जाम के लिए पढ़ते हैं। ऐसा तो कोई एग्जाम ही नहीं है जहां ये तीन चीज ना आती हो। इसलिए कोई बच्चा ये सोचे कि मुझे एनटीपीसी की या ग्रुप डी की कुछ स्पेशल तैयारी करनी पड़ेगी, तो नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आप ऑलरेडी उन सब्जेक्ट्स के टच में हो। और कभी भी बच्चों, आप जब एक साथ तैयारी करने की बात आती है तो मैं हमेशा कहता हूं कि आप किसी भर्ती का नाम देख करके तैयारी मत कीजिए, क्योंकि बच्चों अगर कोई एनटीपीसी का बच्चा तैयारी करने वाला है, वो जरूरी ऐसा नहीं है कि वो एसएससी सीजीएल के लिए मैथ्स पढ़ रहा है, उस मैथ्स से यहाँ काम नहीं हो सकता, यहाँ बिल्कुल 100% काम हो जाएगा उससे। वो उसने रीजनिंग, हाँ रीजनिंग में एक प्रकार से हो सकता है क्योंकि एसएससी की रीजनिंग लिमिटेड है, लेकिन रेलवे की रीजनिंग में थोड़ा विस्तार है। हाँ जीएस अगर वो एसएससी की पढ़ रहा है तो वो उन सारी चीजों को पढ़ेगा जो रेल में भी चाहिए उसको। ठीक है, तो इसलिए आप इस चिंता में मत डूबा करो कभी भी कि सर इसकी तैयारी कैसे होगी, इसके लिए कुछ विशेष रणनीति बता दीजिए। तो विशेष कुछ नहीं होता, जो आप अपनी तैयारी कर रहे हो तो इन सब्जेक्ट की तैयारी करिए, मैथ रीजनिंग जीएस वगैरह की। ठीक है बच्चों, तो यहाँ फर्स्ट सेकंड और 2 स्टेज का टेस्ट है और फिर स्किल टेस्ट है, यानी 2 पेपर होंगे, दोनों में यही 3 चीजें आती हैं, यही 3 चीजें आती हैं, मैं बताऊंगा आगे। और लास्ट में आपका मेडिकल वगैरह हो जाएगा। टाइपिंग कुछ विशेष पोस्ट के लिए चाहिए, स्पेशली जिनमें 12th आपका चाहिए होगा ना क्वालिफिकेशन में, उनमें टाइपिंग ज्यादातर में है, लेकिन जिनमें ग्रेजुएशन चाहिए उनमें टाइपिंग नहीं है। ऐसी बहुत सारी पोस्ट यहां आएंगी, जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उसमें मैं बता दूंगा किस किस में टाइपिंग है और किस किस में नहीं है। ठीक है, अब अगर देखें कि सर एग्जाम में क्या आता है, एनटीपीसी की बात कर रहा हूं मैं, जो सीबीटी 1 है, फर्स्ट स्टेज का सीबीटी इसको बोलते हैं। तो देखिए यहां जीएस हुई, मैथ्स हुआ और रीजनिंग हुई। तो मैथ्स में क्या एडवांस मैथ्स भी आता है? जी हाँ, एडवांस मैथ आता है। अगर आप एसएससी के लिए पढ़ रहे हो, सीएचएसएल या सीजीएल या सीपीओ के लिए, तो वही मैथ्स है, उससे अलग कुछ नहीं होगा। ठीक है, जनरल अवेयरनेस 40। और अगर मान लीजिए आपने एसएससी की तैयारी नहीं कर रहे थे इंग्लिश की वजह से, सर हम तो उसको देखते ही नहीं है, हमें तो रेल की तैयारी करनी है, तो भाई आपको एडवांस मैथ्स यहां पढ़ना पड़ेगा। हालांकि एसएससी में एडवांस मैथ का रेशियो बहुत ज्यादा होता है, यहां उतना नहीं है। अगर मान लीजिए मैथ्स के 30 क्वेश्चन हैं, तो ज्यादा से ज्यादा जो एडवांस मैथ का रेशियो रहता है वो 5-7 क्वेश्चनों का होता है। बाकी जो 20, 22, 23 क्वेश्चन होंगे वो अर्थमेटिक ही होता है। इस तरह से इन्होंने रेशियो बना रखा है अपना। ये रीजनिंग है। और बच्चे टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं, 90 मिनट आपको मिलते हैं। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है फर्स्ट स्टेज पे। हालांकि ये सब जगह 1/3 की ही नेगेटिव मार्किंग चलती है। अब सेकंड स्टेज में क्या अलग हो गया, वहां 100 नंबर का पेपर हुआ वही, यहां पर वही चीज, ये 5-5 नंबर और बढ़ गए, वहां ये 30-30 थे, ये 40 था, तो अब यहां ये 50 हो गया। ठीक है, जस्ट 120 का पेपर हो गया। तो जीएस जो 40 की थी वो 50 हो गई, मैथ्स जो 30 का था वो 35 हो गया, रीजनिंग जो 30 की थी वो 35 हो गई, और 120 क्वेश्चन हो गए। चीज वही है, सेकंड स्टेज में भी वही है, बस भीड़ को हल्का करने के लिए इन्होंने सेकंड स्टेज और फर्स्ट स्टेज बना दी कि एक ही पेपर से लेंगे, किसी ने धांधली कर ली, कुछ कर ली, तो फिर गलत बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे। अब ज्यादा सिक्योर कराना आसान होगा, मान लीजिए फर्स्ट में कोई कर भी गया गड़बड़, तो सेकंड स्टेज में जब वो बच्चा आएगा, हालांकि इन्होंने ग्रुप डी के लिए भी यही प्रपोजल डाला था पर बच्चों ने वो रिजेक्ट कराया था, है ना, तो अब ये ग्रुप डी को तो एक ही स्टेज में लेते हैं। लेकिन जो सेकंड स्टेज में इन्होंने लिया, तो इन्होंने देखा कि यार फर्स्ट में कोई गड़बड़ करके आ गया, सेकंड में बहुत कम बच्चे हैं, यहां तो फर्स्ट स्टेज तक तो इनके पास होते हैं 40-50 लाख बच्चे। अगर केवल एनटीपीसी की बात करूंगा, 40-50 लाख बच्चे अगर एनटीपीसी में होंगे, तो उनका सिक्योर्ड एग्जाम कराना, भाई ऑनलाइन में भी तो लोग धांधली करते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इन्होंने इस तरह से 2 स्टेज बनाई कि भाई आप जब सेकंड स्टेज में भेजते हैं तो ये करीब वैकेंसी का 20 गुना बच्चे लेते हैं। मान लीजिए 10,000 वैकेंसी आई, तो इसका 20 गुना भी अगर बना तो 2 लाख बना, तो 2 लाख का और वहां 50 लाख का,
एग्जाम कराने में फर्क है। 2 लाख का फुल सिक्योर्ड अच्छी अच्छी लैब्स के अंदर ये एग्जाम दे सकते हैं ऑनलाइन वाले को, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन का भी बहुत कम से कम असर पड़ेगा। तो इसलिए सेकंड स्टेज का एग्जाम होना बहुत जरूरी है, और सेकंड स्टेज में थोड़ा सा लेवल भी अप कर लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों सेकंड स्टेज का जो एग्जाम होता है वो 12th वाली वैकेंसीज के लिए अलग, वो पोस्ट वाइज होता है। मान लीजिए अब 12th वाली जो देखिए, ये जो एनटीपीसी की वैकेंसी है ना, एक तो ग्रुप डी तो लेवल 1 हो जाता है, एनटीपीसी की जो वैकेंसी है लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 तक होती है। तो सारी लेवल के लिए अलग अलग एग्जाम होता है। क्या सर ऐसा है? हाँ, लेवल 2 के लिए अलग एग्जाम होगा, लेवल 3 के लिए अलग, लेवल 4 के लिए अलग। क्या अलग अलग चीजें आएंगी? नहीं, चीजें यही आएंगी। तो इतने एग्जाम देने पड़ेंगे एक बच्चे को, अगर सब में वो एलिजिबल है तो क्या उसको सारे एग्जाम देने पड़ेंगे? स्टेज 2 के उसको अलग अलग एग्जाम देने पड़ते हैं। यही रूल है इसका एनटीपीसी का। स्टेज 1 सबका एक जैसा, स्टेज 2 सबका अलग अलग, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब अगर मैं बोलूं कि भाई ग्रुप डी की बात करूं, तो ग्रुप डी में बच्चों सिर्फ एक ही चीज होती है कि 100 क्वेश्चंस का आपका पेपर होता है, 90 मिनट का ये टाइम होता है। इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है ना, सीबीटी 2 में भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, इसमें 1/3 की है ग्रुप डी में भी। तो मैं ग्रुप डी की बात कर रहा हूं, तो ये 25 साइंस के इसमें आते हैं, 25 मैथ्स के आते हैं, 30 रीजनिंग और 20 जीएस, ठीक है। तो ये इस तरीके से पेपर बनता है। तो यहां एक चीज और एड ऑन हो गई है, साइंस। वहां जीएस में ही साइंस पूछ लेता है, यहां साइंस का पोर्शन ही बिल्कुल अलग है। यहां जीएस ही बहुत थोड़े नंबर की है, 20 की, इसलिए यहां साइंस नहीं पूछता। इसमें पूछेगा तो बड़ा कॉमन सी चीजें पूछ लेगा, लेकिन इस साइंस को अच्छी गहराई से पूछा जाता है। तो ये बहुत अच्छे से आपको पढ़नी पड़ेगी। तो ये 100 क्वेश्चन का पेपर होता है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग के साथ। तो इसमें एक ही पेपर है, जो इसमें ज्यादा स्कोर करेगा वो जोन वाइज उसकी कट ऑफ लग जाती है कि आपको कौन सा जोन चुनना है, ये आपको तय करना पड़ेगा। भाई मैं कौन से जोन से फॉर्म भरूं? आप एक ही जोन से फॉर्म भर सकते हो। अब उसकी कट ऑफ ज्यादा हाई जाए कम जाए, वैकेंसीज के हिसाब से बच्चे क्या कर देते हैं, उस जोन को सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर्म भरते टाइम एक बात बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। ग्रुप डी का जब आप फॉर्म भरेंगे ना, तो उस टाइम पे आपने जोन भर दिया साउथ का, क्योंकि साउथ के जोन में मान लीजिए कर्नाटका में बहुत सारी वैकेंसीज निकली हैं, सबसे ज्यादा वैकेंसीज उसमें है। तो क्या करते हैं, नॉर्थ के बच्चे भी सब लोग उसमें ही फॉर्म डाल देते हैं। तो जब सारे लोगों ने उसमें फॉर्म डाल दिया, तो उसमें फॉर्म्स की संख्या ही बहुत ज्यादा रह गई, तो वैकेंसी का रेशो काफी कम रह गया। तो वहां की कट ऑफ काफी हाई चली जाती है। जबकि आप देखो, यहां से नॉर्थ से उठ के साउथ में गए और फिर भी कट ऑफ हाई मिली, पता लगी अपने जोन की ये तो कम चली गई। एक तो घर से दूर भी गए, कट ऑफ भी आई गई, और सिलेक्शन भी नहीं हो पाया। तो वहां पर इस चीज को बैलेंस मैं करवाऊंगा आपके साथ। जब फॉर्म भरेंगे ना, तो इसका बहुत ध्यान रखेंगे कि हमें कहां कैसे भरना चाहिए फॉर्म, ठीक है। चलिए, तो बच्चों यहां अगर मैं देखूं, एनटीपीसी क्या जून में पक्का आएगी, वही सारे क्वेश्चन हैं जो मैंने शुरू में लिए थे। तो भाई ये बिल्कुल, क्योंकि देखो अब रेल मंत्री का बयान बाद में आया है, कैलेंडर पहले आ गया था, तो उन्होंने जून का बोला है, कल ही बोला है ये कि जून में फॉर्म आ जाएंगे। तो भाई आप इसके हिसाब से अपने आप को तैयार करिए। अगर जून में फॉर्म आ जाते हैं तो फर्स्ट स्टेज का जो आपका एग्जाम है वो आपका अक्टूबर के आसपास हो जाना चाहिए, अक्टूबर में एग्जाम हो जाना चाहिए। इस तरह से आप संभावना व्यक्त कर सकते हो अक्टूबर नवंबर में इसका एग्जाम होने की। ग्रुप डी की अक्टूबर में तय है। अगर ये अक्टूबर में तय है, देखिए ये इसके लिए अक्टूबर बोला है कल रेल मंत्री के बयान में, तो अगर हम इसको बोलें तो इसका एग्जाम बच्चों अगले साल होगा, और अगले साल आप फरवरी, आप इसका मान सकते हो फरवरी 2025। अगर ये ग्रुप डी अक्टूबर में आती है तो इसका एग्जाम फरवरी 2025 से पहले नहीं हो सकता, ठीक है। इतना टाइम वो ले रहे हैं, और ये प्रोसेस उससे पहले जनवरी में एएलपी की भर्ती आ जाएंगे। तो ऐसे पूरे साल रेलवे बिजी रहेगा अपने प्रोसेस में, ये उन्होंने बोला है। पूरी साइकिलिंग ये ऐसे चलनी है। अब अगर मैं बोलूं एनटीपीसी एंड ग्रुप डी में कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी, ये बहुत बड़ा सवाल है बच्चों का कि सर एनटीपीसी और ग्रुप डी में वैकेंसीज कितनी आएंगी। तो बच्चों इसको ना एकदम क्लैरिफाई करना बहुत मुश्किल है। पर अगर आप ये मान रहे हैं कि पहले 35,000 आई थी और ये 1,03,000 आई थी पिछली बार जो आई थी, पर वो बहुत पुरानी बातें हो गई, 2018-19 की बातें हैं। उसके बाद
सर तो इतने दिन हो गए तो बहुत सारी वैकेंसीज आनी चाहिए। तो भाई ऐसा नहीं है, क्योंकि हम एएलपी और टेक्नीशियन में इस रिजल्ट को देख चुके हैं, तो बहुत ज्यादा हम उम्मीद नहीं कर सकते। एनटीपीसी ज्यादा से ज्यादा अगर हम बहुत ज्यादा उम्मीद करें तो 15-20 हजार, इससे कम ही रहेंगी, इससे भी ज्यादा नहीं हो सकती, 10 भी हो सकती हैं। ठीक है। और ग्रुप डी की जो पोस्ट होंगी वो हो सकता है आपको 25-30 हजार देखने को मिले। क्या इतनी कम? हाँ हो सकता है, क्योंकि उन्होंने बोला है जितने रिटायर होंगे लगभग हम उतनी पोस्ट निकालेंगे, और इस क्यूआर बहुत दिनों में भर्ती हो रही है तो हम पहली बार उनसे थोड़ी सी ज्यादा निकाल लेंगे। तो मेरे ख्याल से ग्रुप डी की पोस्ट से भी 25-30 हजार से ज्यादा रिटायर नहीं होते होंगे। तो इससे अंदाजा लगा सकता है। क्या ग्रुप डी इस बार 10th प्लस आईटीआई बेस पर होगा? ये बहुत बच्चों ने अफवाह मचा रखी है, जिनकी आईटीआई, स्पेशली वो इस अफवाह को मचा रहे हैं कि भाई आईटीआई के बेस पे होगा और 10th भी चाहिए होगी। हालांकि जो पिछली बार आया है 2019 वाला, उससे पहले आईटीआई मांगते थे, इसमें आईटीआई कंपलसरी था, पर पिछली बार से आईटीआई कैंसिल हो गया था। तो इस बार ऐसा नहीं है कि वो रूल बदलेंगे, क्योंकि अब बच्चे विरोध करेगा इसका। अगर ये नहीं करते पहले, नहीं सबके लिए नहीं करते 2019 वाले में जिसमें करोड़ों फॉर्म आए, तो वो इसलिए आया क्योंकि केवल 10th थी। तो बच्चे अब आक्रोशित होंगे तो आंदोलन होगा, तो उसको उनको भी उस बात का पता है कि यार ये नहीं कर सकते हम, क्योंकि बच्चों की संख्या ऐसे वालों की ही ज्यादा है जिन्होंने केवल 10th किया है। तो इस बात का रिस्क तो शायद वो नहीं लेंगे। लेकिन चूंकि एग्जाम कराना करोड़ों बच्चों का बहुत मुश्किल है, उस वजह से अगर आईटीआई डाल दिया तो फिर, क्योंकि फॉर्म ही हमें कम लेने हैं, तो फिर तो ये कंडीशन हो सकती है। ठीक है। तो बच्चों अभी इस बात पर बहुत ज्यादा बोलना उचित नहीं है, पर मैं ये कह सकता हूं कि 99% ये 10th बेस पर ही होगी, 1% चांस है। तो क्या एनटीपीसी में टाइपिंग जरूरी होती है? तो मैं बता चुका हूं कि एनटीपीसी में जो टाइपिंग है ना, वो जो स्पेशली 12th से होंगी भर्तियां, वो क्लरिकल ग्रेड होता है, और क्लर्क में टाइपिंग जरूरी होती है। तो जो ग्रेजुएशन से है उनमें एक आध पोस्ट में ही टाइपिंग है, बाकी किसी में टाइपिंग नहीं है। तो 12th वाली के लिए तो आप अपनी टाइपिंग तैयार रखिए, 30-35 की स्पीड कोई बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आप 2-3 महीने लग के टाइपिंग कर लो तो ये हो जाती है। ठीक है। चलो हाँ भाई, आरपीएफ के बैच के लिए मैं आपसे पहले कह चुका हूं कि आरपीएफ का बैच 15 अप्रैल को आपके फॉर्म आ रहे हैं, तो उसके तुरंत बाद में घोषणा कर दूंगा कि 20 अप्रैल के आसपास आपकी क्लासेस भी शुरू हो जाए। ठीक है। चलो, क्या एनटीपीसी में टाइपिंग, हाँ ये बता चुका हूं। क्या ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों की तैयारी एक साथ हो सकती है? जी 100% हो सकती है। मैथ, रीजनिंग, जीएस दोनों का वही है, क्योंकि मैथ्स में भी आपको दोनों जगह एडवांस पढ़ना पड़ेगा। रीजनिंग का लेवल आप एनटीपीसी के क्वेश्चंस चेक कर लीजिए, आप ग्रुप डी के कर लीजिए, दोनों का लेवल अच्छा है। और अगर आप जीएस देखेंगे तो मिली जुली जीएस होती है। ऐसा भी होता है कि ग्रुप डी के क्वेश्चन इस बार एनटीपीसी में देखने को मिल जाए या एनटीपीसी के ग्रुप डी में देखने को मिल जाए, पुराने वाले। तो इसलिए दोनों का मिक्सअप है, दोनों का सिलेबस एक जैसा है। तो आप इस, हाँ ग्रुप डी में आपको एक चीज साइंस और एक्स्ट्रा गहराई से पढ़नी पड़ेगी बस। बाकी 3 चीजें जो दोनों में है वो आपको सेम लेवल और सेम तैयारी के साथ ही चलना है। ठीक है। क्योंकि ज्यादातर बच्चों का ऐसे फॉर्म होगा कि एनटीपीसी का भी है सर, ग्रुप डी का भी है। तो 12th अपियरिंग वाले बच्चे पूछे कि सर 12th अपियरिंग वाले जून में फॉर्म भर पाएंगे? पहली बात तो जून से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो रिजल्ट आना चाहिए, तभी आप ये फॉर्म डाल पाएंगे। ठीक है। अभी से तैयारी शुरू करें तो क्या पढ़ना होगा? तो अभी से अगर आप तैयारी शुरू करें और आप चाहते हैं कि मैं अपना ये टाइम भी वेस्ट ना करूं, जून का क्यों वेट करूं, तो ये एक अच्छी सोच है एग्जाम निकालने के लिए। तो भाई उसके लिए ना मैं आपसे ये एक रिक्वेस्ट करूंगा कि रेलवे के बच्चों के लिए हमने भी यही गिफ्ट सोचा है, और कुछ बच्चे बहुत पुराने भी हैं जो तैयारी करना चाहते हैं कि सर रेलवे के लिए तो मैं भी तैयारी करूंगा। ना तो यहाँ हाइट चाहिए, ना कोई फिजिकल है, फिजिकल है ग्रुप डी में, वो बहुत हल्का सा है, सब लोग उसको पास कर देते हैं। ठीक है। तो इसलिए, और बच्चे कलर विजन वाले बच्चे भी इसमें चले जाते हैं, और यहाँ पर लड़कियों को भी कोई दिक्कत नहीं है, तो सबके लिए ये पोस्ट है। अब अगर देखें इस तरह की भर्ती को, तो भाई यहाँ पर अगर इस तैयारी को आप, इस नौकरी को अपने हाथ में रखना चाहते हो, कंपटीशन चाहे कितना भी बड़ा हो, कितनी भी ज्यादा कंपटीशन हो, पर मेरा नंबर आना चाहिए, तो उसके लिए आपको तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। तो मैं इसमें कह सकता हूं कि भाई देखो, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट ये आरडब्ल्यूए की तरफ से जरूर आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। तो निश्चित तौर पर आपकी तैयारी जो होनी चाहिए, जो इस टाइम होना चाहिए, कि आप उससे पहले क्या कर सकते हैं। तो इससे पहले आपको क्वेश्चंस का एक अंदाजा लग जाएगा कि भाई कैसे कैसे प्रश्न
आ सकते हैं एग्जाम में या कैसे प्रश्न आते हैं। तो एक तो मॉक टेस्ट में हर संडे 21 अप्रैल से आपका कंटिन्यू कर रहा हूं, ग्रुप डी के लिए भी और एनटीपीसी स्टेज 1 के लिए भी। ठीक है, तो ये लोग जो भी रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हैं, मैं हर रोज बताने नहीं आऊंगा, पर मॉक टेस्ट का रोल, हमारे मॉक टेस्ट का रोल हमेशा हर भर्ती में बहुत ज्यादा अच्छे स्तर पर रहा है। तो ये बिना स्किप के, बिना मेरे कहे, ये मॉक टेस्ट आप हर संडे देना ही देना। रोजगार विदंग के तय पे सुबह 6 बजे आपका मॉक टेस्ट आ जाया करेगा। उसमें आपको आपकी रैंक, ऑनलाइन टेस्ट, आप लैपटॉप पे दो, मोबाइल पे दो, आपकी मर्जी है, क्योंकि ऑनलाइन ही टेस्ट आपका होना है। और आपको रैंक पता लग जाएगी कितने में से कितने मार्क्स हैं, टोटल रिजल्ट तुरंत के तुरंत मिलेगा। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और फिर जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं उनका एनालिसिस करोगे तो आपको गलतियां भी पता लगेंगी कि भाई मैंने कौन कौन सा गलत किया और इसमें सही क्या था, और उसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है। तो ये सब फ्री मिलेगा आपको मॉक टेस्ट, है ना। और प्रैक्टिस सेट आपको 15 अप्रैल से, प्रैक्टिस सेट 15 अप्रैल से हर बच्चा दे। एक मेरी पर्सनल सुझाव है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट सुझाव है, कि पीवाईक्यू क्वेश्चंस जो एनटीपीसी और ग्रुप डी हुए थे 2019 वाली भर्ती में, पेपर तो ये बहुत बाद में हुआ है कोरोना के बाद, तो भाई इन क्वेश्चंस को एक बार जरूर देख लीजिएगा। बहुत सारी बुक्स आती हैं मार्केट में जिनमें पीवाईक्यू दिए रहते हैं। तो हम लोग भी प्रैक्टिस सेट्स के माध्यम से पीवाईक्यू को कराने का, कवर कराने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप लोग भी, आपके पास भी ये होना चाहिए मटेरियल। ठीक है, तो भाई ये जो हम अब आपका गिफ्ट है ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों भर्तियों के लिए, तो ये क्लासेस कब कब कैसे कैसे लेनी है आपको, प्लीज इन पे गौर देना। कि मैथ्स की क्लास आपकी सुबह 8 बजे होगी, जीएस की क्लास दोपहर को 2 बजे होगी, और रीजनिंग की क्लास 4 बजे होगी, साइंस की क्लास शाम 5 बजे होगी। और भाई ये एक से एक मैंने टीचर दिया है। आपको लग रहा होगा कि सर ये फेस मैंने नहीं देखा आरडब्ल्यू पे, या वो फेस नहीं देखा, लेकिन मैं गारंटी से कह रहा हूं कि अगर मैंने कोई टीचर डेडिकेटेड किया है किसी एग्जाम के लिए, और उस पे और किसी एग्जाम का भार नहीं है, तो मैं इनसे रिपोर्ट लूंगा और लेता भी हूं कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो बच्चों के लिए। और सब एक्सपीरियंस टीचर हैं, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। तो जब आप इनको मेहनत करते हुए देखोगे, जब आप देखोगे कि इनके टिप्स पर आपके क्वेश्चंस होंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि यही वो टीचर हैं जिनकी हम खोज कर रहे थे। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।